हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री में हम यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इन सभी ऑब्जेक्टों को कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ जिससे कि आप 100 में से पूरे 100 मार्क्स लेकर आ सकें। तो दोस्तों, आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है इसमें अधिकांश अभिक्रियाओं का जो ताप गुणांक होता है किसके मध्य होता है। ये हमारा पहला है, अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है। तो दोस्तों, आपको ये याद करने वाला, ध्यान रखने वाला है कि जो अधिकांश अभिक्रियाओं का जो ताप गुणांक होता है वो 2 और 3 के मध्य होता है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। तो दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए जो T1/2 का मान होता है 0.693 अपॉन के होता है, 0.693 अपॉन के। तो आपका ये पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। थर्ड है दोस्तों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है और 50% पूर्ण होने में इसको लगा समय क्या होगा। मतलब 32%, जो 32 मिनट में तो 75% पूर्ण हो जाती है, तो 50% है इसको पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो केवल ऑब्जेक्ट में ही बनकर आते हैं, छोटे छोटे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो यूनिट में से क्वेश्चन नहीं आते। यूनिट में आपका 2 या 3 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्ट में कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बन किया जाता है। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपका, जो ये न्यूमेरिकल टाइप के, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी ये क्वेश्चन कराऊंगा। बट अभी के लिए हमारा जो इसमें जो आंसर है वो आएगा 16 मिनट, है ना, 16 मिनट इसका आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्ट है इक्षु शर्करा। मतलब शर्करा ही है, इक्षु कोई नाम नहीं है, इक्षु शर्करा का नाम है। ठीक है, तो इक्षु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में अभिक्रिया, आपको ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में अभिक्रिया दी है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रैक्टोज है। ठीक है, के अनुसार प्रतिलोमन होना एक उदाहरण है। मतलब इसका जो अपघटन होना है, इस अपघटन होना किसका उदाहरण है। तो आपको बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आपसे बोला द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, आपसे ये बोला तृतीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें से ये कौन सी अभिक्रिया है, इसका आंसर आपको बताना। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ आंसर, आप समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये बताइए, यहाँ पर जो शर्करा है, यहाँ पर जो आपको शर्करा दिख रही है, यहाँ पर ये शर्करा कैसी होती है, सॉलिड होती है। कैसी होती है, सॉलिड होती है। अब इस सॉलिड में हमने क्या डाला, लिक्विड डाला, है ना, लिक्विड, जल डाला, जल मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलेगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा। मतलब ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, मतलब इसके सांद्रण में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। बट ये क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड से क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। सॉलिड से ये क्या बन गया, लिक्विड हो गया। तो इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और बाकी ये तो लिक्विड ही है, लिक्विड से लिक्विड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब इसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। केवल एक अणु, जो आपका जो शक्कर है, जो सॉलिड है, केवल इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा। तो इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा, तो एक ही के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, एक होगी। मतलब आपको पहले भी पता है कि मतलब जितने अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होता है उतनी अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इसमें केवल एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा, मतलब अभिक्रिया की कोटि एक। एक कोटि का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला ऑब्जेक्ट है ये अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हेतु होगा, जबकि के बराबर 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स है। तो कौन सा होगा। तो दोस्तों, आपको पता है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है, मतलब ये T1/2 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के।
ये वैल्यू होती है, ठीक है। बट दोस्तों के का मान तो आपको दे के रखा है, तो आपको जो के का मान दे के रखा है, इस के के मान को आप इस के की जगह रखिए और इस 0.693 में ये जो है वैल्यू, इस वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस वैल्यू से ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1 मिनट, हाँ, तो इसका मेरे भाई जो आंसर आएगा वो आएगा 1.26 इंटू 10 to the power 13 सेकेंड, ये जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। यदि आप 0.693 में ये 5.5 इंटू 10 to the power-14 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, तो ये सही आंसर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको तो आप लगा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपसे नहीं बनेंगे उनकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रथम कोटि की हो, द्वितीय कोटि की हो या तृतीय कोटि, अभिक्रिया की कोटि कोई भी हो, आपको पता है जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है ना। जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। मतलब विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक का मतलब वेग स्थिरांक। विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वेग स्थिरांक होता है। क्या होता है? वेग स्थिरांक। अब ये दोस्तों आपको पता ही है जो वेग स्थिरांक है, ये जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों जब मैंने इसकी परिभाषा आपको के की वैल्यू निकलवा के बताई थी, के की वैल्यू निकाली थी, तो वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। जो के का मान है वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उत्पादों के सांद्रण पर भी निर्भर नहीं करता, समय पर भी निर्भर नहीं करता। लेकिन मेरे भाई जो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। तो इसका जो मेरे भाई जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ताप पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों अभिक्रिया की दर की बात करें, तो अभिक्रिया की जो दर है dx/dt, ये जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्योंकि अभिक्रिया की दर उसके मतलब जितना परिवर्तन होता है, जितना वृद्धि होती है, जितनी कमी होती है, वही अभिक्रिया की दर होती है। तो वो मतलब dx/dt मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। बट जो के का मान है अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, उत्पाद की सांद्रता पर भी नहीं, समय पर भी नहीं, और के केवल किस पर निर्भर करेगा? ताप पर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, देखो समझने वाला ही ऑब्जेक्ट है, ए तथा बी, मतलब ए तथा बी से सी प्राप्त करने के लिए, है ना, ए तथा बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया में ए प्रथम कोटि का है और बी है द्वितीय कोटि का। ए है प्रथम कोटि का और बी है द्वितीय कोटि का। तो दर समीकरण लिखा जाएगा। देखो दर समीकरण क्या होता है? दर बराबर क्या होता है? के, है ना। और यहाँ पर अभिकारक कौन कौन है? ए, और कौन है? बी, और कौन है? बी, ठीक है, यही है। अब देखो, अब ए क्या है? प्रथम कोटि का। अब प्रथम कोटि का है तो ए पर कितनी घात चढ़ेगी? 1 की। और बी है द्वितीय कोटि का, मतलब बी पे कितनी घात चढ़ेगी? 2 की घात चढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो दर समीकरण होगा वो दर बराबर के ए की घात 1 और बी की घात 2। तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ये है, देखो ए की घात 1 कुछ नहीं लगी, मतलब 1 है, और बी की घात कितनी है? 2 है। तो आपका यही आंसर मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका जो बी वाला है ना, ये आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। देखो आगे ना क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? देखो अब यहाँ पर अभिक्रिया की जो अभिकारकों की जो सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता तो इसमें आया नहीं। अब अभिकारकों की सांद्रता नहीं आया, देखो हमें पता है अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, बट यहाँ पर तो अभिकारकों की सांद्रता है ही नहीं। क्या है यहाँ पर? सक्रिय द्रव्यमान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर आपका क्या हो गया? सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। और सक्रिय द्रव्यमान नहीं आया तो अभिकारकों की सांद्रता आएगी। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्हीनियत समीकरण है। तो आर्हीनियत समीकरण मेरे भाई हमारा क्या है? तो के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपका जो है, अब ये जो डेल है ये डेल काट सकते हो, ठीक है, ये डेल नहीं है, है ना।
यहाँ पर जो आपका जो डेल लगा है ये डेल नहीं है, आप यही याद रखना K बराबर AE माइनस ए अपॉन IT, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला ऑब्जेक्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इकाई है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसकी इकाई क्या है? तो दोस्तों जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसकी इकाई है सेकंड इनवर्स, है ना। तो ध्यान रखना प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया तक आपको मात्रक लिखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, इनके मात्रक लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका आंसर सेकंड इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो मैंने बोला था ना आपको आ सकता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा, तो दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये शून्य के लिए और प्रथम के लिए क्या है? सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलो इसके बाद किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? अब उसने बोला वेग स्थिरांक, अभी बात हुई थी ना वेग स्थिरांक की, तो अभिक्रिया देखो दाब पे तो निर्भर करता नहीं है ना, क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, उपयुक्त सभी तो फिर आपका हो ही नहीं सकता। अभी देखा था ना हमने किस पे निर्भर करता है? केवल ताप पर, है ना। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? वो ताप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, है ना, आपको याद रखना है कि के ताप पर और जो अभिक्रिया की दर है वो सक्रिय द्रव्यमान पर या अभिकारकों की सांद्रता पर, इतना याद रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां। जिस कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक, अब उसी ने देखो प्रथम द्वितीय तृतीय कोई से भी कोटि का वेग स्थिरांक हो वो के की बात करेगा, तो वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। अब किस पर निर्भर नहीं करता? अब ये बोला है, अब आपसे ये बोला है कि किस पर निर्भर नहीं करता, तो देखो ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसका उत्प्रेरक का हमें पता नहीं, अभी छोड़ दो। सक्रियण ऊर्जा का हमें पता नहीं, अभी छोड़ दो। क्या क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है? अभी क्रिया कारक अभिकारक ही होती हैं, क्या सांद्रता पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल नहीं, तो हमारा फिर ये सही है। मतलब अगर हमें कोई चीज पता नहीं, एक भी ऑप्शन अगर हमें समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही कीजिए। आपको मैंने बता भी दिया कि क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, है ना, चाहे वो प्रथम का हो, द्वितीय का हो, तृतीय कोई सा भी हो, मतलब आपका आंसर ये होगा। समझ में आपको आ रहा है? तो इस टाइप से आपको दिमाग से सोचना है मेरे भाई, है ना, ऐसा नहीं जबरदस्ती में क्या अरे क्या नहीं, ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से अच्छे से सोचना है और फिर आंसर को टिक करना है। ठीक है, आप कहीं भी करो, चाहे आप त्रैमासिक में करो, चाहे प्री बोर्ड में करो, चाहे फाइनल एग्जाम, हमेशा आपको सोच के करना है कि कहाँ से क्या कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा अगला ऑब्जेक्ट है अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। तो दोस्तों कभी भी आपको न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की बात कर दे, कभी भी आपसे न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की बात कर दे, तो आपका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो स्थितिज हाँ एक मिनट मिस्टेक हो गया, हाँ सही आंसर होगा वो क्या होगा? सक्रियण ऊर्जा होगा। क्या होगा? सक्रियण ऊर्जा। कभी भी आपसे न्यूनतम ऊर्जा की बात करे तो आपका आंसर क्या लगेगा? सक्रियण ऊर्जा। चलो नेक्स्ट हमारा द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो सिंपल है, गुलबर्ग और बागे ने। गुलबर्ग और बागे ने द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहा था, इसलिए हम इसे गुलबर्ग और बागे का नियम भी कहते हैं। तो आपका क्लियर हो गया ये भी आंसर। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, इसको हम छिपा लेते हैं, है ना, और मतलब इनके आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया दर का मात्रक है। जो अभिक्रिया की दर है मतलब ये dx अपॉन dt है, इसका मात्रक क्या है? तो बहुत दोस्तों सिंपल है ना, इसका मात्रक क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो अभिक्रिया का दर का मात्रक क्या है आपको ये आपको बताना। ठीक है, तो देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो ये क्या है? dx, dx क्या है? सांद्रता। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। और एक क्या है? जो dt है, देखो इसका तो dx का है मोल पर लीटर और dt का क्या होता है? सेकंड। तो आपका ये आंसर क्या हो गया? मोल तो ऊपर ही है, अब ये आपके दोनों ऊपर जाएंगे, तो मोल
लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आपका आंसर सही क्या होगा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे विकल्प हुए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम खाली स्थान पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आपने अगर बहुत सही से समझ लिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक स्पीशीज के सांद्रण पर निर्भर नहीं है, मतलब कोई अभिक्रिया की दर है जो सांद्रण पर निर्भर नहीं है, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। मैंने आपको दोस्तों बताया था, यदि एक भी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती कोई अभिक्रिया तो वो शून्य कोटि की होगी। एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है तो प्रथम, दो पे करती है तो द्वितीय, और तीन पर करती है तो तृतीय। तो आपका इसने तो बोला एक भी सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, मतलब शून्य कोटि की होगी। तो आपका जो आंसर होगा ना इसमें वो क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयुकाल 140 दिन है ना। आरंभ में 1 ग्राम तत्व लेने में 560 दिनों के बाद खाली स्थान ग्राम बच जाएगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम बता देंगे, बट आप अभी इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर है 1/16, 1/16 ग्राम, 1/16 ग्राम इसका अभी आंसर है। बाकी हम इसका जो आंसर है, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में केवल आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर में नहीं आते, तो ये भी मैं बता दूंगा, करवा दूंगा सॉल्व। अभी आप इसका आंसर लिख लीजिए 1/16। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोगों में, ताकि उन लोग का भी फायदा हो। और दोस्तों और हम आगे अब बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा अगला तीसरा ऑब्जेक्ट है, तीव्र अभिक्रियाएं खाली स्थान सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों हमने तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, सामान्य अभिक्रियाएं, 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को बताया है, लेकिन इसने बोला तीव्र अभिक्रियाएं खाली स्थान सेकंड में भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों जो तीव्र अभिक्रियाएं हैं वो 10⁻⁻9 सेकंड से 10⁻⁻7 सेकंड में खत्म हो जाती हैं। जो तीव्र अभिक्रियाएं हैं 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 सेकंड में खत्म हो जाती हैं, इतनी उनकी तीव्रता होती है। तो आप दोस्तों यहाँ पर 10⁻⁻9 अकेला याद रखिए। यदि आप पूरा नहीं रख पा रहे 10⁻⁻7 तक, तो यहाँ पर केवल 9 याद रखिए। आप इतना आंसर लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, 10⁻⁻9 सेकंड में। ठीक है, चलो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की, अब एक देखो हमने शून्य के लिए पढ़ लिया, प्रथम के लिए पढ़ लिया, और अब ये तृतीय के आ गया। तो हमने आपसे क्या बोला, प्रथम, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन सभी का याद रखो। ठीक है, तो इसका हम बता दे रहे हैं आंसर आपको। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर है मोल -2, मोल -2, है ना, लीटर -2, मोल -2, लीटर -2, और सेकंड, नो 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ देखो, मोल -2, मोल -2 लीटर स्क्वायर, मोल -2 लीटर स्क्वायर, और सेकंड इनवर्स। यहाँ पर लीटर पर माइनस नहीं है, मोल है -2, लीटर है केवल स्क्वायर, और सेकंड -1। ये आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा का अंतर। अभिकारकों की जो निम्नतम ऊर्जा है और उच्चतम ऊर्जा है, इस निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा का जो मेरे भाई अंतर होता है, उसे हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभिकारकों की निम्न, हाँ ये तो हो गया 5वां। 6वां, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं, मतलब वे अभिक्रियाएं जो विकिरण का केवल अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। तो विकिरण का अवशोषण कौन करती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, वही तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उनमें, तो वे विकिरण का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण का अवशोषण से संपन्न होती हैं, यहाँ पर आपको लिख लेना प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है ना मेरे भाई,
आणविकता, और जितने अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता यहाँ पर सही लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है, किसी अभिक्रिया की क्रिया विधि में मंद गति से चलने वाला पद, मतलब किसी कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि में मंद गति से जो चलने वाला पद है उसे क्या बोलते हैं? तो मंद गति से जो चलने वाला पद है मेरे भाई उसको बोलते हैं दर निर्धारक। क्या बोलते हैं? दर निर्धारक। दर निर्धारक, दर निर्धारक, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्ट, अगला भी हमारा दोस्तों रिक्त स्थानीय, इसको हम छोटा कर लें थोड़ा सा। ठीक है, हाँ 1 मिनट, आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलो आपको आंसर देना है। ठीक है, अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा का अंतर, वो तो आप पढ़ चुके हो ना मेरे भाई। सक्रियण ऊर्जा है ना यहाँ पर, निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा का अंतर सक्रियण ऊर्जा हो गया। वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं, अरे भाई ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर भी क्या हो गया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं अवशोषण से उत्पन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभी बताया हमने। नेक्स्ट हमारा 11वां, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता हो गई मेरे भाई। ये तो डबल प्रिंट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा काम है आप समझ जाओ, बस हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है? तो दोस्तों उसने बोला है दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है? दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में, तो दोस्तों दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का संबंध क्या है तो आप बता दीजिए। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा बराबर, सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या होता है? दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा माइनस माइनस अणु की निम्नतम ऊर्जा, माइनस दहली ऊर्जा और निम्नतम ऊर्जा लिख देना बस, निम्नतम ऊर्जा, निम्नतम ऊर्जा। ठीक है, तो क्या संबंध है? सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में क्या संबंध है? तो सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा, ये संबंध है ना। तो यहाँ पर क्या लगा है मेरे भाई? माइनस। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा, ये संबंध है, आपको बताना है। ये एक शब्द में आंसर है मेरे भाई। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक लिखिए, तो बता ही दिया दोस्तों आपको, सेकंड इनवर्स है। क्या है? सेकंड इनवर्स है। ठीक है, आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो या हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, थर्ड हमसे क्या बोल रहा है? दर स्थिरांक। ओहो, ये तो हमसे मिस्टेक हो गया, दर स्थिरांक का इसने व्यंजक बोला है मेरे भाई, हमने तो मात्रक बता दिया, तो हमसे मिस्टेक हो गई ना। चलो हम सॉरी बोलते हैं उसके लिए, चलो बट हम इसको सुधार देते हैं। इसने क्या बोला? व्यंजक बताओ, तो व्यंजक क्या है? के बराबर 2.303, 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, यही है ना, के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये है आपका व्यंजक। भाई हमसे मिस्टेक हो गई थी, बट आप तो ये सही रख रहा है ना, ये तो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये एक शब्द में आंसर हो जाएंगे। जब एक शब्द में आंसर हो जाएंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड है, आर्यनीय समीकरण का समाकलित रूप लिख। अब इसने बोल दिया आर्यनीय समीकरण का समाकलित रूप रखिए, ये तो बड़ा है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। क्या है देखो, हम बता देते हैं, हम लिख देते हैं log 10 K2 अपॉन K1, log 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, 2.303 R इन ब्रैकेट, यहाँ लिखना है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन में क्या आएगा? T1 T2, T1 T2, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, लग गया। ठीक है, तो ये है log 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आर्यहीनीय समीकरण का कौन सा रूप है? आर्यहीनीय समीकरण का ये समाकलित रूप है मेरे भाई, समझ गए ना।
आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इजी पड़ गया। चलो है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दे दो। अब इसने बोल दिया शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दे दो, तो आप दे सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बोली थी? जिसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। बता दो आप। H2Cl2, H2Cl2, आप एरो करके क्या बना दो 2HCl। आपको पता ही है H और Cl मिलते हैं तो HCl बनता है। तो देखो ये भी गैस है ना, ये भी गैस है और HCl भी गैस है। गैस गैस गैस, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य कोटि की है। आपको पता ही है मेरे भाई, जब सांद्रण में परिवर्तन होता है तो मठा से कड़ी बन जाती है, आपको पता है ना। हाँ, तो इसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो आपका ये उदाहरण हो गया है ना, देख ही तो लिया ना आपने एग्जाम्पल। चलो है ना, क्वांटम दक्षता क्या है? अब इसने बोला क्वांटम दक्षता क्या है, तो दोस्तों क्वांटम दक्षता क्या है, तो आपको क्या करना है, क्वांटम दक्षता का फॉर्मूला लिखना है। तो क्वांटम दक्षता को दोस्तों हम फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फाई से। तो क्वांटम दक्षता, यहाँ पर फाई भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो क्वांटम दक्षता बराबर विघटित अणुओं की संख्या। कौन सी अणुओं की संख्या? विघटित अणुओं की संख्या। आप लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं मतलब क्वांटम दक्षता या फाई बराबर विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित अणुओं की संख्या। ठीक है, या अवशोषित फोटोन की संख्या, अवशोषित फोटोन की संख्या। ठीक है, क्वांटम दक्षता का सूत्र क्या है? विघटित अणुओं की संख्या बटे अपघटित फोटोन की संख्या, अवशोषित फोटोन की संख्या। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो अच्छे से। फाई बराबर विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटोन की संख्या, ये इसका फॉर्मूला है क्वांटम दक्षता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का जो आपका व्यंजक लिखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो क्या होता है? T1/2 बराबर 0.693/K। ये तो आपका इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। दहली ऊर्जा को समझाइए। ठीक है, दहली ऊर्जा को समझाइए। ठीक है, तो आप लिख देना अणुओं की अधिकतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या लिखोगे? अणुओं की अधिकतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अणुओं की अधिकतम ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आर्हीनियस समीकरण लिखिए। तो आर्हीनियस समीकरण तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था, क्या होता है? K बराबर AE की पावर माइनस EA/RT, ये होता है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।